नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद स्वागत करता हूं आपके अपने चंदन क्लासेस में। हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास का 5वां लेक्चर है। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो ये गुलाम वंश का दूसरा पार्ट है। इससे पहले का पार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने बहुत अच्छे से समझा, और आप अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इल्तुतमिश। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी, और जितने भी क्वेश्चन आपके आए हैं सारी लाइन यहाँ पे मेंशन है। तो आशा करता हूँ को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप जरूर अब आप वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहता है वो 1211 से 1236 अर्थात 25 वर्षों तक इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। और इसका जो शासनकाल रहता है वो प्रथम इलबरी वंश से माना जाता है। एक्चुअली क्या है कि दिल्ली सल्तनत में जो है तीन गुलाम वंशों ने काम किया। पहला जो वंश रहता है कुतुबी वंश, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल रहता है उसे कुतुबी वंश की संज्ञा दी गई है, और इसका जो टाइम रहता है वो 1206 से 1210 के बीच रहा है। उसके बाद आता है प्रथम इलबरी वंश, जिसका प्रमुख जो रहता है इल्तुतमिश रहता है। इसका जो कार्यकाल रहता है वो 1211 से 1266 के बीच प्रथम इलबरी वंश की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आता है द्वितीय इलबरी वंश, जिसका जिसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन होता है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1266 से 1290 के बीच रहता है। तो प्रथम इलबरी वंश जिसका टाइम रहता है 1211 से 1266। इल्तुतमिश तथा उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित समय को ही प्रथम इलबरी वंश की संज्ञा दी गई है। इसका जो संस्थापक रहता है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका जो पूरा नाम है वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश इसका संस्थापक रहता है। ये किस जाति से था? ये जाति था इलबरी वंश, इसलिए इसे इलबरी वंश की संज्ञा दी गई। इसका जो वंश था वो शमसी वंश था, और इसका पिता जो रहते हैं वो इल्हाम खां इसके पिता रहते हैं। इसको कौन कौन सी उपाधि मिली चलिए जान लेते हैं आगे। तो इसको जो उपाधि थी वो गुलामों का गुलाम, अर्थात इसे गुलामों गुलाम कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं गुलाम था गौरी का, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। हजरात दिल्ली की उपाधि से मिली थी, और दिल्ली सल्तनत का इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है और अब जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग गलत अटेम्प्ट कर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बहुत से लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को लगा के आते हैं। पर आप जान लीजिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंट लाइन इल्तुतमिश के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश की बात करें तो 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दासता से मुक्त कर दिया और अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का इख्तियार था, और रेवल्टी के अनुसार बदायूं जो है मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत रहती थी, सर्वाधिक भू राजस्व देती थी मध्यकालीन भारत में बदायूं। बगदाद के खलीफा थे सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। बगदाद के खलीफा सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान था। खलीफा एक प्रमाण पत्र भेजता है 18 फरवरी 1229 को। बगदाद के खलीफा ने घोषणा पत्र के द्वारा सुल्तान आजम की उपाधि प्रदान की इसे, और इसके साथ साथ एक खिलहत जो कि सम्मान सूचक वस्त्र रहता था वह भी भिजवाई। इसकी राजधानी क्या होती है? तो इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनवाई। ऐबक ने राजधानी काबुल से लाहौर बनाया, और उससे पहले जो थे वो काबुल से ही, अफगानिस्तानी काबुल से ही शासन करते थे। तो इल्तुतमिश ने राजधानी जो है लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाई। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य जान लेते हैं, इसने कौन कौन सा युद्ध लड़े और क्या 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 किया अपने शासनकाल में। तो सबसे पहले इसने यलदोज का दमन किया। 1215 में तराइन के मैदान में गजनी के उत्तराधिकारी यलदोज की इसने हत्या कर दी। यलदोज ऐबक का ही एक और दामाद रहता था जो कि गजनी का उत्तराधिकारी हुआ था, तो सबसे पहले इसने इसको ख़त्म किया। उसके बाद गयासुद्दीन आजम का दमन 1225 में, बंगाल का जो सुल्तान था गयासुद्दीन आजम, उसकी इसने हत्या कर दी। चंगेज का आक्रमण 1221 में, मंगोल चंगेज का ने दिल्ली कूच किया, परंतु इल्तुतमिश ने चतुराई से आक्रमण को रोक दिया। कुबाचा का दमन 1228 में, कुबाचा सिंध नदी में कूदकर इसके डर से आत्महत्या कर ली। एक आगे चल के इसने चालीसा दल का निर्माण करता है। तुर्कान ए चहलगानी इसको ही कहा जाता है चालीसा दल। आगे चलकर बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और यही शासन करते हैं कुछ वर्षों तक। तो इसने चालीसा दल का निर्माण किया। इसको तुर्कान चहलगानी भी कहा गया है। इसमें 40 विश्वसनीय सरदारों का एक दल होता है जो कि शासन चलाने में मदद करता है। था इल्तुतमिश का एकता व्यवस्था का जनक इस एकता व्यवस्था का जनक की संज्ञा भी इसे दी गई है। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता था भूमि का टुकड़ा, और जो इसके यहाँ काम करते तो उसको इसने नगद वेतन के बजाय एकता बांटना शुरू किया। तो इल्तुतमिश ने नगद वेतन के बदले एकता बांटने की शुरू की। मुद्रा व्यवस्था इसी कैसी थी? तो इसका मुद्रा व्यवस्था था शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान था। इसने चांदी का टंका व तांबे का जीतल सिक्का चलाया, और इसने सिक्के पर टकसाल, जैसे कि आधुनिक टाइम में सिक्के पर जो
चिन्हित रहते हैं कहाँ से बना हुआ, तो इसने ही सिक्के पर टकसाल का नाम अंकित कराने की परंपरा की शुरुआत की। सिक्कों पर इसने शिव, नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित था। इसके निर्माण कार्य जान लेते हैं, इसने क्या क्या निर्माण कार्य करवाया अपने शासन में। तो इसने इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जिसको पूर्ण कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करा इल्तुतमिश ने। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया, जो कि भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। इसने अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर गुम्बद का निर्माण करवाया, इसलिए इसे गुम्बद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। और दिल्ली में इसने 2 मदरसे निर्माण करवाए, मदरसा मुअज्जी और नासिरी मदरसा। इसने 2 मदरसे का निर्माण करवाया। तो इसके ये प्रमुख निर्माण कार्य। चलिए जान लेते हैं इसे क्यों न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। तो इसे न्यायप्रिय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि महल के बाहर इसने 2 शेर की मूर्तियां लगवाई, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी, और घंटियों को बचाकर न्याय मांगा जा सकता था। न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था, अर्थात जिस व्यक्ति को भी न्याय मांगना था उससे सबसे पहले लाल वस्त्र धारण करना होता था, और वो जाकर इस घंटी को बजाता था, और जो भी घंटी बजाता उसको वो न्याय मिलता था। इसके जो दरबारी इतिहासकार थे वो मिनहाज उज सिराज इसके दरबारी इतिहासकार थे, जिसकी पुस्तक थी तबकात नासरी। इसकी जो मृत्यु होती है वो 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 30 अप्रैल 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट लाइन। तो चलिए आगे जान लेते हैं इल्तुतमिश के बाद कौन शासन गद्दी पर बैठा। और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ जो इसका बेटा होता है वो शासन करता है। रुकनुद्दीन फ़िरोज़ कुछ ही महीनों के लिए शासन करता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह शासक बना, जो एक अयोग्य शासक था, या दुर्बल भी था और अक्षम भी था, अर्थात इसमें शासन करने की कोई भी वो योग्य चीज़ें नहीं थी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही इसकी बेटी जो एक रहती है रजिया को शासित घोषित किया। इल्तुतमिश की एक तुर्क दासी रहती है, जो पत्नी रहती है तुर्कान ने तुर्क अमीरों के साथ मिलकर, उस टाइम के जो तुर्क होते हैं वो काफ़ी अमीर हो जाते हैं, और अमीरों के साथ मिलकर इसने पुत्र को शासक घोषित किया और खुद ही अपने सत्ता चलाए। इसके अत्याचारों से परेशान होकर रजिया ने लाल वस्त्र धारण कर जनता के सामने न्याय मांगा, और जनता ने इसकी हत्या कर दी आगे चलकर। और ये आगे चलकर रजिया शासन करेंगी, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसकी जो मृत्यु हो जाती है नवंबर 1236 में इसकी हत्या कर दी जाती है, और इसके बाद रजिया सुल्तान शासन करती है, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का इल्तुतमिश के बारे में और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आपके एक शेयर मात्र से काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।